नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार, स्वागत है हमारा अखिलेश निकिता के सपोर्ट चैनल में। दोस्तों आप देख रहे हैं पीछे मेरा CIMP का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये मैं सेल्फी कैमरा से जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए उल्टा दिख रहा है। ये CIMP का जो बोर्ड है, हम आ गए हैं चंद्रगुप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि पटना में स्थित है। यहाँ पे इस बार के जितने भी मंत्री उद्योग योजना में जितने भी फॉर्म भरे थे उन सभी का जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उनका ट्रेनिंग यहीं पे हो रहा है, जो कि 27 से चालू है। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि ट्रेनिंग अंदर में किस तरह होता है और यहाँ किस तरह प्रोफेसर वगैरह का लेक्चर्स क्या होता है, सभी का हम पार्ट बाय पार्ट दिखाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके डायरेक्ट हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे, जो कि आप जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमारा इस ट्रेनिंग को इन फ्यूचर आपको आराम होगा समझने में भी, और यहाँ पे ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ बातें बताते हैं, सीखते हैं, उन सब चीज़ को समझने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि है सेल्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अभी आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान तो आपको मैनेजमेंट का होगा ही। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो हम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा जो कॉलेज है ये मैनेजमेंट कॉलेज है, यहाँ मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। तो मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट आपके नज़र में हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष पदाधिकारी जो रहे वो मैनेजमेंट है, बोलते हैं ना, मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, है ना। या तो फिर ओवरऑल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, सेलिंग, मार्केटिंग, हायरिंग, फाइनेंस, बजटिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सारा क्या है? मैनेजमेंट का फंक्शन है। उसी फंक्शन को अगर हम समझते हैं तो उस फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा आता है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स क्या है? डीलरशिप लेवल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल में क्या होता है? मैन्युफैक्चर क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्रोड्यूस को करने से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, दुकान चल सकती है? नो सर। उसके लिए डीलरशिप चाहिए या सेल्स चाहिए। इसीलिए ये ऐसा फंक्शन है, सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे मैनेजमेंट की, लेकिन सेल्स ही एक ऐसा फंक्शन है जो रुपया कमा के देता है। बाकी सब तो भाई हायरिंग करते हैं, बाकी सब तो कॉस्ट लगाते हैं। फाइनेंस क्या करेगा? जमा पूंजी बोलेगा अपना लगाओ, HR बोलेगा आदमी यहाँ से लगाओ, सब बोलेगा लगा दे, कोई देने नहीं बोलेगा कोई आपको। सेल्स ऐसा चीज है, ये ऐसा फंक्शन है जो बोलता है कि ओनली बिजनेस फंक्शन दैट जनरेट रेवेन्यू, कमाई। तो इसको डिफाइन करते हैं सेल्स मैनेजमेंट: प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, equipping, assigning, supervising, compensating and motivating these tasks to apply sales force। ये बहुत सारे फंक्शन है। प्लानिंग है, यानी कि हमको प्लान करना है। एक जोन है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स को हमको कैसे करना होता है? कोई सेल्स सबसे पहले क्या करते हैं? हम टारगेट बनाते हैं। सपोजिंगली हमारा प्रोडक्ट A है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है। समझिए कि हम एक टूथपेस्ट बनाते हैं। एक टूथपेस्ट बनाने की अगर मैं कंपनी हूं अपना इंडिजिनस, और कोलगेट मेरा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, कोलगेट हमारा कॉम्पिटिटर है, इसका नाम हम कूलगेट रख देते हैं। चलिए ये हमारा टूथपेस्ट है, तो इसको हम कैसे बेचेंगे? अगर बेचना होगा तो सबसे पहले अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे, कोलगेट तो भाई विदेशी कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल बनाती है, ये मेरा बिहारी कंपनी है कूलगेट जी। चलिए कूलगेट, इसको हम कटिहार से ही मैन्युफैक्चर करते हैं जी। अब कटिहार से इसको पूरे बिहार में हम कैसे उतारेंगे जी? कटिहार में एक अच्छे से हाउस में हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, जो भी सामान लगता है उसको बनाने का वो हमारे परचेज किया है, मिंट उसमें डाल दिया, फ्लेवर डाल दिया, ठीक है, हर तरीके का फ्लेवर करके बना रहे। लेकिन अब इसको बन तो गया, लेकिन अब बिहार के मार्केट में उतरेगा कैसे? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूटर। तो यानी कि आप अगर ये बॉक्स हमारा बिहार है तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे जोन के हिसाब से। जी जी जी, जोन हो गया, डीलरशिप हो गया, है ना। तो BCDEFGHIJ
ये सारा हमारा जोन हो गया। जी उसमें या तो हम अपना डीलर रखेंगे या तो फिर डीलर तब रखेंगे जब आप बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी। शुरुआती दौर पे क्या करेगा, पर्सनल सेलिंग। ये देखिए पर्सनल सेलिंग, इसको हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। ये डीलरशिप के पहले आती है। जी यानी कि 9 लोग मुझे चाहिए, जी ठीक है, उसको हम पर्सनल सेलिंग करते हैं। वो 9 लोग को हम इन 9 जोन में बांट देना है जी और वो वहां डोर टू डोर सेलिंग करेंगे, घंटी बजाएंगे, बेल बजाएंगे, पॉम्पलेट बांटेंगे, ये करेंगे। या तो फिर वहां के जो क्या बोलते हैं, जो भी शॉप्स है या तो फिर किराने की दुकान है, वहां पे अपना माल बेचेंगे। जी तो इन 9 लोगों को अगर हम हायर करते हैं तो 9 लोगों को हायर क्या करना, तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये प्लानिंग किया, तो ये क्या है हमारा जोन बनाए, प्लानिंग जोन हुआ। बनाया, ये हमने प्लानिंग किया। जी दूसरा क्या, डायरेक्शन दिया। ये क्या है, डायरेक्ट हमने किया कौन किस जोन में जाएगा। बटेगा। जी उसके बाद कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, जी हमने हायर किया। ये 9 लोगों को अगर हम हायर करना चाहते हैं जी तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको चाहिए डीलर, आप अपने हिसाब से सोचिए, जी कटिहार से मेरा माल अगर पहुंचाना है तो किस तरह का व्यक्तित्व आप खोजते हैं। जी सबसे पहले तो आप बोलिएगा कि उस बंदे को मोटरसाइकिल चलाना चाहिए। जी बिना मोटरसाइकिल के कैसे दिखते, जी सर, तो जी भैया सर। तो होना चाहिए। जी, ये आजकल correct। बेसिकली डीलर लेवल में तो चलता है। जी उसके बाद फिर कोई बोला स्किल्ड होना चाहिए। जी स्किल्ड इन सेंस किस बात का स्किल होना चाहिए, बोलने की शैली होनी चाहिए, कम्युनिकेशन। दूसरा परसुएशन, ऐसा कि लोग उसका बात मान ले, कन्विंसिंग, जी बहुत इंपॉर्टेंट है। परसुएट करना जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद पर्सनालिटी होना चाहिए ताकि लोग उसको एंटरटेन कर सके। बिना पर्सनालिटी का कोई भी किसी को भाव नहीं देता। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये कुछ कुछ गुण हो गए जो उसको आपको इक्विप करना है। तो ये इससे देख के आपने रिक्रूट किया और सेलेक्ट कर दिया। फिर आप उसको ट्रेनिंग देंगे जी किस तरीके से बोलना है। वो तो अनजान है आपके प्रोडक्ट से, जी। तो आप प्रोडक्ट में क्या फीचर इंक्लूड कर रहे हो, किस तरीके से आपको बोलना है, वो आप ट्रेनिंग दोगे। जी और उसके बाद इक्विप करेंगे, जैसे कि इक्विपिंग का मतलब हो गया सेलफोन दे दिया जी। या डेटा पैक भरवा दिया, जी है ना, तो उसको नेसेसरी पेट्रोल दे दिया उसके मोटरसाइकिल पे। तो नेसेसरी रिसोर्सेज जो लगता है वो आप उसको इक्विप कीजिएगा। या तो एक अच्छा यूनिफॉर्म बना के दे दिया। बहुत लोग देखते हैं लोगों को देख के अपना कंपनी का यूनिफॉर्म देते हैं ताकि बहुत एक हाईली प्रोफेशनल कंपनी लगे। और उसको असाइन कर दिया, यानी कि जोन बांट दिया और फिर उसके बाद सुपरवाइज किया। सिर्फ बांटने से नहीं होता, उसके बाद फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ये सब चीज को क्या करना है, सुपरविजन इज इम्पोर्टेंट। कौन कितना टारगेट अचीव किया, कितने लोगों से बात किया। सबसे पहले तो आप पूछेंगे कितने लोगों को आपने अप्रोच किया। बोलते ना एक रिपोर्ट हमको भेजो, उसके बाद कितने लोग उसमें से कन्विंस हुए, कितनों को आपने सेल्स को अंजाम दिया। तो ये सारी चीज आप देखिएगा इस डेफिनेशन में मौजूद है। उसके हिसाब से फिर आप उसको कंपनसेट कीजिएगा और मोटिवेट कीजिएगा। कंपनसेट कैसे करेंगे, या तो हम एक टारगेट दे देते हैं फिक्स प्लस वेरिएबल, 5,000 रुपया फिक्स सैलरी, या बाकी जितना बेचोगे उस पर परसेंटेज लगेगा। दैट इज कॉल्ड सेल्स मैनेजमेंट। ये बात सबको समझ में आ गई जी तो मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल सेलिंग टास्क इज देयर एनीथिंग लाइक इम्पर्सनल सेलिंग और इम्पर्सनल सेलिंग। सेलिंग इज एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ मनी। यानी कि सेलिंग में क्या होता है, एक्सचेंज प्रोसेस हायर होता है, ट्रांजैक्शन है। बिना फ्री का इसमें अगर कोई भी चीज फ्री हो तो वो सेल्स नहीं है। इफ इट इज फॉर फ्री देन इट इज नॉट फॉर सेल्स। यानी कि आदान प्रदान लगा रहता है। यहाँ प्रोडक्ट आपने दिया और यहाँ पे मनी आपने लिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन।
है ना। बहुत लोग कहेंगे कि इंसानी जो जीवन है वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, डैनियल गोलमैन एक बहुत बड़े विद्वान थे, मैनेजमेंट गुरु थे। उन्होंने कहा कि हमारा जो जीवन है, जीवन में हम जो भी काम करते हैं या किसी भी तरीके का रिश्ता निभाते हैं अपने जीवन काल में, वो पूरा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पे डिपेंड करता है। बेटा बाप से क्या एक्सपेक्ट करता है? जायदाद नहीं मिले तो लगेगा बढ़िया, है ना। तो हर ये एकदम बिल्कुल सटीक बात कही गई है डैनियल गोलमैन ने कि हम कोई भी अगर रिश्ता निभाते हैं किसी भी तरीके का, बाप और बेटे का भी रिश्ता निभाते हैं, तो उस पर ट्रांजैक्शन होता है, दैट इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो भाई बिजनेस में क्यों ना हो, इसीलिए कहा गया है कि बिजनेसमैन हमेशा अपने प्रॉफिट का और अपने पैसे का हकदार होता है। यहां से ये शूट हुआ है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। कोई भी काम, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कहीं फ्री में नहीं मिलता, कहीं ना कहीं आदान प्रदान लगा रहता है। वो चाहे कैश का हो, वो काइन का हो, ये मानवीय मूल्यों का हो, ये भावों का हो, या सम्मान का हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, तो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना, दिन प्रतिदिन जितने महीने आ रहे हैं, अगर 12 महीने हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो हमारा ग्राफ रहता है ना, अगर हम ग्राफ देखेंगे, इसको हम सेल्स वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम ग्राफ किसी भी तरीके का बनाते हैं तो हमेशा ऊपरी ओर जाता है ना। अगर एक साल में 12 महीने हैं, तो हमेशा हमारा होगा कि अगर हम जिस महीने से शुरू करते हैं तो अगले महीने हम हमेशा जनवरी से शुरू किए तो दिसंबर तक हम प्रॉफिट करें। तो हमेशा हमारा वॉल्यूम हाई होना चाहिए, प्रॉफिट को अचीव करते रहना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए बिजनेस में। ग्रोथ इन अ सेंस, जहां 1 यूनिट हुआ तो अगले साल 2 यूनिट हुआ, 3 यूनिट हुआ, 5 साल के बाद हम टूथपेस्ट के साथ नमक भी बेचने लगेंगे, और 10 साल में नमक के साथ ट्रक भी बेचने लगेंगे, और 20 साल के बाद हम इलेक्ट्रिक कार भी बेचने लगेंगे। ये आपने देखा, टाटा से सीखा। आज के डेट में इंडिया में इलेक्ट्रिक कार जो है टाटा ही ला रहा है ना। नमक बनाने वाली कंपनी थी। तो ये है कंपनी का ग्रोथ, ये है उनकी सोच। जब वो नमक बनाना शुरू किए होंगे नहीं सोचेंगे कि हम जो है इंडिया में नंबर मारुति को भी फेल करके पहला जो है ईवी व्हीकल लाएंगे। टाटा नेक्सॉन हो गया ईवी, या टिगोर हो गया, है ना। तो ये हमारा है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस मार्जिन। मार्जिन हम ऐसे निकालते हैं जितना हमारा सेल्स हुआ और उस सेल्स में करने के लिए कितना कॉस्ट बैठा, वो हमारा ग्रॉस मार्जिन है। और ग्रॉस मार्जिन माइनस एक्सपेंस हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम अपना नेट प्रॉफिट समझ सकें। अब समझते हैं कि ये सेल्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कैसे आया, किस तरीके से हमारे सिस्टम में घुसा है। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो आर्थिक रिवॉल्यूशन हुआ 1760 में ईस्वी में, स्मॉल होम इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स एंड सेल्स सपोर्ट, यहां से शुरू हुआ। पहले वो स्मॉल होम इंडस्ट्री से शुरू हुआ। कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू होती है तो वो स्मॉल स्केल सेक्टर से शुरू होती है, धीरे धीरे फिर वो बड़े पैमाने में, बड़े आयाम में पहुंचती है। कॉस्ट ऑफ हंटर, कॉन्सेप्ट ऑफ हंटर्स एंड फार्मर्स, ठीक है। पहले क्या था, फार्मर भी जो है ना हंट करते थे, तो उसके बाद हंट करके वो क्या करेंगे, कोई चीज को अगर हंट किए, डियर मार, तो डियर मार के फिर वो बाजार में उसके मीट को बेचते थे। फार्मर उत्पादन करके क्या करते थे, उसको बेचते थे। तब से वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि जहां से उसके कोई भी सर्विस को अगर हम ऑफर करते हैं तो वो सेलिंग कहलाता है। The modern day sales manager is both an administrator in charge of personal selling activity and a member of group that makes marketing decision of all type। तो आज के जो सेल्स मैनेजर्स होते हैं ना सिर्फ सेल्स लेते हैं बट बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग डिसीजंस भी लेते हैं। मार्केटिंग डिसीजंस में बहुत सारा चीज आता है। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट का नाम आपने सुना होगा, ये क्या चीज है, छूट है, परसेंटेज के हिसाब में हम देते हैं। या तो
1 + 1 = 3। तो 2 खरीद लिए तो एक आपको फ्री हो गया, है ना। तो ये सब डिसीजंस जो है आजकल मार्केटर्स लेने लगे हैं। So who's a salesman? They make more noise and more mistake, create more cheer, more correct errors and adjust more differences, spread more gossip, hear more grievances। यानी कि ग्रीवियांस भी वो करते हैं, सुनते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई भी किसी भी तरीके का कंप्लेन होता है, फीडबैक होता है, ये सेल्स मैनेजर का काम है कि वो फीडबैक को कस्टमर के तरीके से सुने। नहीं सुनेगा तो फिर क्या होगा, वो मार्केट में डाउन हो जाएगा। इसीलिए एक सेल्स मैनेजर को हमेशा अपना कान खुला रखना है, बिकॉज फीडबैक तुरंत वो क्या कर सकता है, जैसे ही फीडबैक सुनेगा, अगर उसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बुराई है तो अपने मैन्युफैक्चरर को बताएगा, और मैन्युफैक्चरर को बताने के बाद हो सकता है कि कंपनी उस पर एक करेक्टिव एक्शन ले, जिससे कि वो फ्यूचर में इस तरीके की दिक्कत को सामना नहीं कर पाए। सेल्समैन जो होता है वो कहीं भी रहता है, ये भी बात बहुत ये है। आप देखिएगा किसी भी एक सेल्समैन, आप लोग अगर एक मूवी देखे होंगे रॉकेट सिंह मूवी देखा है रणबीर कपूर का, कितनों ने देखा है? एक ही हाथ उठा रहे हैं। आप देखिए कभी फुर्सत में नेटफ्लिक्स पे या मोबाइल पे ही देखिए रॉकेट सिंह, पूरा सेल्स मैनेजर का क्या काम होता है वो समझ आ जाएगा। सेल्स मैनेजर जो है, सेल्समैन जो है, दूसरे मैनेजर की तरह उसको नहीं चांस मिलता है कि वो अपने कंपनी के आलीशान एयर कंडीशन केबिन में बैठ के काम करे, वैसे नौकरी सेल्स मैनेजर की नहीं होती है। वो होटल में रहते हैं, ठीक है, कैब में, टेंट में रहते हैं, बस से सफर करते हैं, हर चीज रोड का खाना पड़ता है, एंड ऑल काइंड ऑफ लिक्विड पीते हैं, ठीक है। तो उनको ऑफिस से कोई सिंपैथी नहीं मिलती है। बारिश हो रहा है तो बारिश में भी वो, बाकी लोग ऑफिस में बैठे हुए, फाइनेंस के लोग, डिजाइनर के लोग और HR के लोग, लेकिन वो बेचारा पानी बारिश में भी जा रहा है। They do spend more money with less effort. They come at more inappropriate time under the slightest pretext. Ask more personal question. Yet they are power in society. और दूसरी बात ये, सबसे जो नौकरी खतरे पर रहती है वो सेल्समैन की रहती है। टारगेट पूरा नहीं कर पाया तो नौकरी खत्म हो गई। फाइनेंस मैनेजर की नौकरी लगी रहती है, HR की नौकरी लगी रहती है, लेकिन सेल्स जो है सबसे डायनेमिक नेचर रहता है। अगर बहुत अच्छा काम कर पाया तो ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, इसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छे होते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो हायर एंड फायर उनको झेलना पड़ता है। So qualities that lead to effective sales management are often opposite the attribute of a successful sales manager. अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? With various tasks required to be performed, the enterprise had to create a structure to ensure that the work is done. तो इसीलिए वो जो स्ट्रक्चर बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि वो सेल्स को पूरा कर सके, उसको हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या है? अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, एंड सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन है। तो ये 4 एस्पेक्ट, ये 4 खूबियां उस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। अथॉरिटी होनी चाहिए, बिना अथॉरिटी का आप किसी पे कमांड नहीं कर सकते, बिना कमांड का फिर अपने बात को आप मनवा नहीं सकते। तो आज हमारा देश बोलते हैं ना अमृत काल में है, तो क्यों है कि एक शीर्ष अधिकारी, एक अथॉरिटी हमारे पास है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो अथॉरिटी हम नहीं लाते हैं। और परफॉर्मेंस दिखाते हैं तुरंत, जो है क्वार्टरली परफॉर्मेंस, ईयरली परफॉर्मेंस, और एक दूसरे के सपोर्ट और सहायता से ही हम वो ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करते हैं। क्लियर है सबको? जी सर। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जब हम बनाते हैं, परिवार ही अगर आप देख लें, परिवार एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप परिवार में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपने परिवार में, जैसे आपके एक परिवार हैं, साथ रहते हैं, तो उसमें किस तरीके का आप ये एक्सपेक्ट करते हैं? सभी को मिलजुल के रहे, सबसे बड़ा बात है ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास रहे, ट्रस्ट रहे, है ना। कोई अगर तीसरा आ जाता है परिवार में और ट्रस्ट ना रहे तो वो तो बड़ा भयंकर स्थिति उत्पन्न कर देता है ना। जी सर। तो वही है ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर जॉइंटली टू अचीव अ डेफिनेट गोल एंड बियरिंग फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशंस विद वन अनदर। फॉर्मल भी हो सकता है, बॉस और सबऑर्डिनेट का भी रिलेशनशिप बनता है, लेकिन शाम में वही बॉस और सबऑर्डिनेट चाय नाश्ता भुंजा चूड़ा भी खाता है ना। बात समझ में आया?
तो दोनों तरीके के रिलेशनशिप्स हम ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, फॉर्मल भी रहता है और इनफॉर्मल भी रहता है। Our organization is oriented towards a cooperative endeavor and structure of human relationship। जैसा हमने बताया कि परिवार में हो सकता है, परिवार में भी आप देखिएगा कि एक परिवार में छोटा बेटा माँ बाप से ज़्यादा लगाव रखता है, बड़ा बेटा नहीं रखता है, बड़ा बेटा माँ से ज़्यादा लगाव रखता है, फादर से नहीं रखता है, दो भाइयों के बीच में उतना लगाव नहीं होता है, दो भाइयों के बीच में बहुत लगाव होता है। तो इस तरीके की जो हम अपने परिवार में देखते हैं वही हम ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं, और उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा काम करता है। पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व है? एलिमिनेट वेस्ट ऑफ एफर्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो सबको पता है कि सबको उसमें क्या भूमिका निभानी है। तो यानी कि सबको अगर पता है कि मुझे क्या भूमिका निभानी है तो कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं करता है। अगर आपको पता है, माँ को पता है, या महिलाओं जिस तरीके से परिवार में महिलाओं को पता है कि रात का रोटी इन्हीं को बनाना है, तो दो बेलना तो नहीं चलाती हैं, कोई एक ही चलाती है ना। तो इसी तरह से टास्क जो है डिफाइंड रहता है कि आपको रोटी बनानी है, आपको सब्जी बनानी है। दो कुकर में कोई दो रोटियां नहीं बेल रहा है, कोई दो सब्जी नहीं बेल रहा है। उसी तरीके से सब ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, किसको क्या काम करना है वो निर्धारित रहती है, जिसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। अगर आप मार्केटर हैं तो आप जोन ए को हैंडल कर रहे हैं, आप जोन बी को हैंडल कर रहे हैं। आप फाइनेंस के गुरु हैं तो आप पूरा टास्क, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, बिल, वाउचर सब जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सारा जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। उसके बाद मिनिमाइज फ्रिक्शन, सबको अपना अपना काम पता है, सबको अपना अपना जोन बटा हुआ है। तो ये कोई नहीं बोल सकता कि तुम मेरे जोन में आके मेरा खा गए टारगेट और हम तुम्हारे जोन में आके तुम्हारा खा गए, बटा हुआ है। मैक्सिमाइज कोऑपरेशन, आपस में एक दूसरे में कोऑपरेशन की भावना आती है। परमिट डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, ये भावना इसीलिए आती है क्योंकि सबको लगता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, परिवार में, हम एक परिवार में जुड़े हुए हैं, है ना। परिवार के लोग जब देखते हैं ना कि परिवार रिश्तेदारों से अलग रहता है, तो परिवार का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने जितने सारे दूसरे रिश्तेदार हैं उनसे परिवार में अच्छा परफॉर्म करे, चाहे पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सेहत, या उतना नहीं भी कर पाए तो कम से कम सुख समृद्धि जो परिवार में हो दूसरे रिश्तेदारों से बढ़िया हो। यही ऑब्जेक्टिव रहता है परिवार का भी। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के अनुकूल एक समृद्ध ऑर्गेनाइजेशन बने। परमिट डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने में एक स्पेशलिस्ट को डेवलप करता है जो कि अपने क्षेत्र में माहिर होता है। एंश्योर दैट एक्टिविटीज गेट डन, अचीव कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, डिफाइन ऑथोरिटी एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जिनके पास ऑथोरिटी है, बड़ा बेटा है, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ा होता है। सो ये बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लाइन मैनेजर्स परफॉर्म सेल्स एंड सेल्स मैनेजमेंट एक्टिविटी। फिर दूसरा क्या है? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ मैनेजर्स हैव एडवाइजरी सपोर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक मार्केट रिसर्च मैनेजर, आई ट्रेनिंग मैनेजर, दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग सेल्स टारगेट। तो यहाँ सबका ध्यान होना चाहिए। ये देखिए दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीधा सीधा टॉप टू बॉटम क्लैरिटी है, ठीक है। लेकिन जब लाइन के साथ हम दूसरा फील्ड जोड़ देते हैं जो उसको हम बोलते हैं अलाइड फील्ड, जैसे रिसर्च, मार्केट रिसर्च मैनेजर और ट्रेनिंग मैनेजर, इसका काम बेचना नहीं है, इसका काम है मार्केट में रिसर्च करना कि मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट चल रहा है क्या वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं। वो कैसे करेंगे? वो रिसर्च करते हैं। या फिर लोगों के मन में किसी भी तरीके की बदलाव आ गई है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, या कंपटीशन किस तरीके का बदलाव लाके मार्केट में प्रोडक्ट को बेच रहा है, हो सकता है। कंपटीशन के प्रोडक्ट को भी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें अगर नहीं पता चलेगा कि बदलाव किस तरह से आ गया तो हम वही पुराना शैम्पू, पुराना बोतल बेचते रहेंगे और मार्केट जो है फिर लोग जो है पूरा जो, क्योंकि ये जो लोग की बदलाव होती है ना, आप हमारा फैशन देखिएगा, हमारे माइंडसेट ऐसे है कि हम तुरंत छिन बिच्छू होकर चेंज कर देते हैं। 6 महीना में हमारा इंटरेस्ट बदलता है। ये बात मानते हैं सब कोई कि नहीं मानते?
अभी तक देखिए फोन में सब 4G बात कर रहे थे, अब 5G का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जो 4G मार्केट में नहीं आएंगे। मार्केट में रिसर्च किए, कहीं से सुने तब तो डेटा कब कलेक्ट हुआ कि 50%, 55% लोग आपके जैसे मान लेते हैं 2-3 चीज है, 55% लोगों के पास अब जो है 5G फोन आ गया। या तो फिर अपने सेक्टर में कौन कौन बिकेता है पता है, मान ले 10 लोग हैं, 10 लोग में से आप 4 लोग भी अगर 5G बेचने लगे तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जी सर, है ना? जी सर, जी सर। बिकॉज हो सकता है कि अब धीरे धीरे सारे लोग बेचने लगेंगे और आप फिर जो आपका मार्केट प्लेस था वो कोई और टारगेट करना ले लेगा। तो ये पता चलता है मार्केट रिसर्चर से, इसीलिए मार्केट की रिसर्च को करना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा ट्रेनिंग मैनेजर, उसी हिसाब से आप ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, किस तरीके से ट्रेनिंग देना है। अब टाटा ने देखो नया कार लॉन्च किया जेट और बोल्ट, तो क्या करते हैं डीलरशिप लेवल में सबको जाके ट्रेनिंग देते हैं। जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे तो आपके एम्प्लॉयज जो है उस नई चीजों 5G के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकलिटी है वो दूसरों को, कस्टमर को कन्विंस नहीं करते। और उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि फोकस करता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को, फंक्शन हिसाब से, मार्केटिंग, सेल्स, उसके बाद फिर वहां प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च। तो वो जिसका जो काम है वो बटा रहता है ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन अलग अलग लोगों के फंक्शन से बटा रहे उसे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपनी अपनी टास्क को, अपने अपने केंद्र के टास्क को वो पूरा करते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2-3 तरीके से बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल हो गया टॉप टू बॉटम, टॉप लेवल में मैनेजमेंट बैठता है, बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम में सुपरवाइजरी या फिर सबऑर्डिनेट्स, इजंट इट। और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कभी कभी ज्योग्राफिकल रीजन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ज्योग्राफी रीजन में रहते हैं, जैसे चाय पत्ती है, तो ये चाय पत्ती जो बिजनेस कहाँ चलेगा, मान लें आप चाय पत्ती का बिजनेस कर रहे हैं, तो उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको डिजाइन करना है चाय पत्ती के बिजनेस को, तो जाहिर सी बात है दार्जिलिंग या नॉर्थ ईस्ट के तरफ ज्यादा फोकस डालेंगे, फोकस हम उधर देंगे क्योंकि वहां से जो है प्रोडक्शन होता है जी। अगर हम सेब के विक्रेता है तो हमारा फ्लो जो है वहाँ कहाँ होना चाहिए, जम्मू कश्मीर होना चाहिए, सेलिंग वहां से होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप वहां से निकालेंगे हम। तो ये ज्योग्राफी की बात होती है। उसके बाद प्रोडक्ट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर भी बनता है। प्रोडक्ट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जब हमारा कंपनी विभिन्न प्रकार का प्रोडक्ट एक ही बैनर के तले, एक ही ब्रांड के तले बहुत सारा प्रोडक्ट बेचता है, तो हम प्रोडक्ट की तरह अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G नाम सुना है जी, क्या क्या बेचता है, टूथपेस्ट बेचता है, ब्रश बेचता है, शैम्पू बेचता है, ऑयल बेचता है, सोप बेचता है, मॉइस्चराइजर क्रीम बेचता है, जहाँ शेविंग क्रीम बेचता है, जिलेट बेचता है, ब्लेड बेचता है। तो बहुत सारा चीज बेच रहा है ना, P&G के तहत बहुत सारा चीज बेच रहा है। तो इसको वो क्या करेगा, ये जो है जब ये अपना बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो इसी को आप देखिएगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन है P&G, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अब यहां से देखिए ये डिवीजन होता है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं एज पर द प्रोडक्ट। टूथपेस्ट, सोप, ब्रश, शैम्पू एंड सो ऑन। तो जिस तरीके से आपने देखा कि विभाग हो गया ऑर्गेनाइजेशन का उसके यूनिट के हिसाब से।
सैमसंग देखिएगा, सैमसंग भी क्या करता है, मोबाइल का अलग यूनिट रहता है, फ्रिज का अलग यूनिट रहता है, टीवी वाले का अलग यूनिट रहता है। तो वही तरीका है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने प्रोडक्ट्स पे बेचते हैं। उसके बाद हो गया मार्केट और कस्टमर। मार्केट और कस्टमर को भी आप देखिए दो तरीके से विभाग कर सकते हैं। उसके बाद और भी विभाग होते ही रहते हैं जितने आप सोचेंगे, लेकिन दो विभाग तो मैं जान रहा हूं क्या है। अभी देखिए जैसे कि बुलेट मोटरसाइकिल सबको जानते हो, तो इसके दो तरीके का हो सकता है कस्टमर। एक तो आप हो सकते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं एंड यूजर। एक हो सकता है सरकारी फर्म या गवर्नमेंट, मिलिट्री, पुलिस, एक हो गया सिविलियन, एक हो गया आर्मी का। तो ये क्या हो गया, कस्टमर हो गया। सबको बेचने का और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम जो है इस आदमी के लिए ज्यादा रहेगा, इसके लिए कम रहेगा, है ना। तो वो हम कस्टमर के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए मार्केट को भी हम कस्टमर के हिसाब से बांटते हैं। मार्केटिंग रहता है, मार्केटिंग हेड टॉप में, शीर्ष अधिकारी जो रहते हैं वो हेड मार्केटिंग है। उसके अंदर सेल्स मैनेजर उनको रिपोर्ट करता है, और सेल्स मैनेजर के तरह विभिन्न एरिया बटे रहते हैं। सेल्स मैनेजर जो है, जैसे मैंने ये देखो एरिया बताया है, ये BCD से J तक क्या है, ये हमारा जोन है, एरिया। उसी तरीके से ये समझ लो कि सारा जोन बटे हुए हैं, और उस जोन के हर एक जोन के अंदर हमारा सेल्स फोर्स है। ये सब जा रहा है किस तरह से फ्लो बना जी सर। तो इसको तो क्या हो गया, सबसे पहले देखिए क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखने से सबसे पता चल रहा है कि सबको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी है, किसे क्या करना है, किसे किस जोन को हैंडल करना है, इस हम डायग्राम से समझ सकते हैं। दूसरा क्विक रिस्पॉन्स एंड डिसीजन, लो कॉस्ट। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो हम इसे एक्यूज नहीं करेंगे, हम इसे पकड़ेंगे, है ना। उसके बाद वीक ऑन मार्केटिंग इनपुट, सेल्स मैनेजर कंट्रोल। ये सारा कंट्रोल जो है सेल्स मैनेजर पे है, क्योंकि रिपोर्टिंग सारे लोग सेल्स मैनेजर को करते हैं। फंक्शनल सेल्स देखिए, फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस में बटे रहते हैं। यहाँ भी हम वही कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या फंक्शन में क्या हेड मार्केटिंग है। हो सकता है ये जो है इसके ऊपर भी बगल में हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट, है ना। तो फंक्शंस मार्केटिंग है, और मार्केटिंग फंक्शन के अंदर आप देखेंगे मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज है, मार्केटिंग सेल्स देखता है, प्रमोशन देखता है, और मार्केट रिसर्च करता है। ये चार फंक्शन है मार्केटिंग के अंदर ही। देखिए चार फंक्शन है। एक तो क्या है, सर्विस दे रहा है, मार्केटिंग ऑफ सर्विस। प्रोडक्ट को हम बेच देते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिएगा कस्टमर आपको फोन करता है सर्विस के लिए। फ्री सर्विस, AMC AC का सर्विसिंग ले लीजिए, परचेज। प्रोडक्ट हमने खरीद लिया, लेकिन आजकल हर चीज सर्विस ओरिएंटेड। कार खरीदा तो 3 सर्विस फ्री, उसके बाद सारा आप खरीद लीजिए, AMC ले लीजिए या मेंबर बन जाइए। तो ये क्या है, वो विभाग देखता है। एक विभाग देखता है पूरा सेल्स देखता है, उसके बाद एक ब्रांड प्रमोशन पे देखता है कि ब्रांड को हम किस तरीके से प्रमोट करते हैं, और चौथा है मार्केट रिसर्च, जो दिन रात मार्केट पे फोकस नजर बनाए हुए जी आता है, और उसके अंदर सेल्स फोर्स आता है। और ये चारों फंक्शन उसको टारगेट में लिए रहते हैं। ये देखिए, इसे हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन थ्रू फंक्शन कहते हैं। ये एक बड़ा अच्छा डायग्राम, आप इसको समझ लीजिए। प्लानिंग टीम जो है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोड होता है। कोड यानी कि मुख्य केंद्र रहता है। प्लानिंग टीम, स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, HR और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। यहाँ भी CEO होगा, आप जानते हो कुमुद जी हैं। तो उसी तरीके से ये जो है शीर्ष नेतृत्व रहता है। वहां से फिर ये बढ़ता है चारों ऑर्गेनाइजेशन। देखिए रिसर्च जो है वो अलग करता है, रिसर्च टीम एंड डिजाइन टीम, जो कि कस्टमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च और सर्विस डिजाइन पे फोकस करता है। रिसर्च हो सकता है आपका मार्केट का भी हो और आपके प्रोडक्ट का भी हो। अभी तक तो हमने समझा कि रिसर्च सिर्फ मार्केट का होता है, लेकिन आप देखे होंगे कि प्रोडक्ट का भी रिसर्च जो है लैब में होते रहता है। तभी तो फिर नई बदलाव आता है। अगर प्रोडक्ट पे रिसर्च आप नहीं कीजिएगा तो फिर हमेशा आप कॉपी कैट हो जाइएगा। नया कुछ अपने तरीके से करने के से हो सकता है कि हर समय कस्टमर आपका ना सुने।
सबसे पहले इसलिए कहा गया फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो मार्केट में पहली बार नया चीज लेके कदम रखता है उसको एडवांटेज मिलता है। तो वो एडवांटेज आप तब कर सकते हैं जब आपके पास मार्केट रिसर्च के साथ साथ प्रोडक्ट रिसर्च का भी पावर हो। उसके लिए आपका R&D, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो आपका, इसीलिए लोग इंजीनियर्स को हायर करते हैं। इंजीनियर लोग को इसीलिए हायर किया जाता है ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे